गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे की। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो फर्स्ट पेपर है हमारा, उसके बारे में टॉपिक चल रहे हैं हमारे। जो हमारा क्वेश्चन है 2019 से एमएससी का है, सेम फर्स्ट का। उसमें हमने कल किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखी थी अलग अलग रूप में। फिर मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन उसमें बी पार्ट आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक स्टैटिक चार्ज के लिए जो कंजर्वेटिव होता है वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो भाई कंजर्वेटिव के लिए हमें कर्ल लेना पड़ता है, कर्ल ऑफ ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो प्रूव करेंगे ना, तो ये ई आपके कंजर्वेटिव हो जाएगा, इरोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। तो हम पहले इस तरह से एक निर्देशन कर लेंगे ओ, इससे एक आर पॉइंट पर एक अपने ग्रुप चार्जेस का सेट ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का ग्रुप है, मतलब ये वॉल्यूम है कोई वी वॉल्यूम। ठीक है ना, आर डिस्टेंस पे, और यहाँ से कोई पॉइंट पी है। ठीक है ना, इस तरह से अपने सोर्स चार्ज का जो वो लिया था, सोर्स चार्ज का जो वेक्टर लिया था अपन ने आर डैश लिया था। ठीक है, और इन दोनों के बीच का लिया था अपने कर्ली फील्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। ठीक है ना, अपने सोर्स चार्ज की जगह ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस है, और ये फील्ड पॉइंट का अपने लिया था आर। ठीक है ना, ये अपन ने कल किया था। और आर वेक्टर को अपन ने क्या लिखा था, देख लो बोली, इन दोनों का योग ये आ रहा है ना, तो इसको निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, आर माइनस आर डैश। तो ये अपने आ रहा था। ठीक है, अब अपने यहाँ वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो आवेश को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में लेते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। कल लिख चुके हैं अपने ई बराबर, वैसे होता क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ठीक है ना, तो अब इसको अपने और थोड़ा सा चेंज करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू को लिख देंगे अपने रो। ठीक है, रो डीवी। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, किसकी, इसकी, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश। तो अपने ये आर डैश लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और डीवी डैश ये इंटीग्रेशन। ठीक है ना, और नीचे ये अपने आर स्क्वायर और ये आर के। इस तरह से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अपन को कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये अपन ने कर दे लिया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये डीवी डैश है, इसको अलग लिख लो। ये जो कर्ल ऑपरेटर है ग्रेडियंट, ये आपके इस पे कार्य करेगा, यू लिख सकते हैं अपने, और आर कैप अपॉन आर इसको, ये तो पता ही होगा, ये ग्रेडियंट होता है एक्स वाई जेड कंपोनेंट होते, कर लिए अपन, कर लिए एस करे, वो अपने देख लेंगे अपने, तो इसी पे कार्य करेगा ये। ठीक है ना, ये आपके स्केलर चीज़ें हैं, ये वेक्टर है उस तरह से। ठीक है, यहाँ तक अपन लिख लिया। अब अपन क्या करना है कि इसका हमें कर्ल निकालना है। इसका कर्ल जीरो भी होता है, वही अपन को करना है, और जीरो नहीं भी होता है, वो अगली चीज़ है, वो बाद में देखेंगे। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज होता है। तो इसका ये कर्ल जीरो कैसे होता है वो हम देखते हैं, पता भी होगा, पर हाँ एक बार करना ज़रूरी है, इसलिए अपने करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद होती हैं, ऐसे फिर करके भूल जाओगे, फिर क्या मतलब। तो अपने कर रहे हैं ग्रेडियंट और ये आर के अपॉन आर स्क्वायर। आर जो होता है वेक्टर, वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल घात 1/2। और जो आर कैप होता है, आर कैप वो होता है आर वेक्टर अपॉन आर। तो अपने लिख रहे हैं आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपने लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो अपने आर वेक्टर आ गया।
और नीचे आर का मान क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 है ना, 3 का आधा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है। तो ये अपने मान आ गया आर के अपॉन आर स्क्वायर का। और जो हमारे पास में ये जो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है वेक्टर है, वेक्टर ऑपरेटर, इसका मान होता है अपने कर्ली अपॉन कर्ली एक्स आई कैप, कर्ली अपॉन कर्ली वाई जे कैप, कर्ली अपॉन कर्ली जेड के कैप। ठीक है ना, तो इसको एक बार नोट कर लो, पता भी है फिर भी देखना चाहिए। ठीक है ना, ये सब 2019 में पूछा गया है। ठीक है, आगे हमें करना है ग्रेडियंट स्क्वायर आर के अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने इसके जो चलो तो ये अपने इस तरह से करते हैं, अपने पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, आई कैप जे कैप के कैप, और ये इसके घटक आ जाएंगे कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली अपॉन कर्ली वाई, कर्ली अपॉन। अब इसमें से देखो इसके घटक कौन कौन से होंगे, एक्स, इसको मैग्नीट्यूड को हम वापस वैसे लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है ना, चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, वाई अपॉन आर क्यूब, ठीक है, जेड अपॉन आर क्यूब। ये देख लो एक बार आप। ठीक है, तो ये अपने लिख लिया। अब अपने जानते हैं इसको सोल्व करना, ये से आई कैप लेंगे अपने। ठीक है ना, पहले ये मल्टीपल होगा कर्ली अपॉन कर्ली वाई जेड अपॉन आर क्यूब। ओके, फिर ये माइनस, फिर ये मल्टीपल होगा कर्ली अपॉन कर्ली जेड और वाई अपॉन आर क्यूब। ठीक है, थोड़ा बिग ब्रैकेट लगा। अब माइनस जे क्योंकि वही उसी क्रम में गुणा करने के लिए, तो माइनस जे, ये छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स। ठीक है ना, जेड अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब ये कर्ली अपॉन कर्ली जेड और एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से आपके के कैप लिखना पड़ेगा। के कैप, ये लाइन और ये कॉलम, नहीं ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये चौक बचेगा। तो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, ये आ जाएगा आपके वाई अपॉन आर क्यूब। ठीक है, माइनस कर्ली अपॉन कर्ली वाई एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, एक बार देख भी सकते हैं अपने, आई की गुणा में अगला वाई और जेड, जे की गुणा में अगला, ठीक है ना, जेड और एक्स माइनस लगा कर, और के की गुणा में अगला एक्स और वाई। इस तरह से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी देख लेंगे। एक बार लिख दिया अपने। ठीक है, अब इसमें पहले अपन को ये चीज़ सोल्व करनी है, तो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स जेड अपॉन आर क्यूब। तो फिर वापस लिखते हैं इसको, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स जेड अपॉन, अब ये आर क्यूब है ना, इसको मैं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है अपन को, तो जेड तो कांस्टेंट है, एक्स केवल इसमें है, इसकी घात ऊपर जाके -3/2 बढ़े में आ जाएगी। ठीक है, एक बात, और इसमें से एक माइनस होगा तो 3/2 में एक जुड़ेंगे 5/2, है ना। सही है, तो अपने इसमें नीचे लिख देंगे अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और होल घात हो जाएगी आपके 5/2। अब इस ब्रैकेट का करेंगे, वाई और जेड तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपके 2x। ठीक है, तो ये इसका अवकलन आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, माइनस आएगा, ठीक है ना, 3
एक्स जेड, और इसमें अपने 1/2 को लिख सकते हैं अपने आर, तो ये आ जाएगा आपके आर की घात 5, ये आपके आंसर आएगा। अब इसमें आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, जैसे आप ये हल कर रहे हो तो इसमें एक्स और जेड है, ठीक है ना, तो यहाँ एक्स जेड आ रहा है, बाकी सेम आएगा, क्या क्या देखा ना वाली, ठीक है ना, और माइनस का चिन्ह हो आएगा। जैसे देखो ये जेड है, इसका एक्स सब ये एक्स है, तो उस तरह से ये आएगा, करके देख लो बोलिए आप, जैसे कर ली अपॉन कर ली जेड, ठीक है ना। अब ये एक्स की जगह जेड, जेड की जगह एक्स है, बस ये इतना अंतर है, ठीक है। तो एक्स को तो बाहर निकालो, आपको क्या दिक्कत है, 1 अपॉन नीचे आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। वही आपको सेम टू सेम, तो -3, ये तो एक्स तो आएगा ही, अब ये किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तो इसका जेड आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आर की घात 5, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने कौन सा कर दिया ये अपने जे वाला कोफिशिएंट कर दिया है ना, जे वाला कर दिया ना, अपन आई वाला करना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे ये करेंगे अपने, है ना, तो इसका मान अपने लिखते हैं, देख लो एक बार, इसको करेंगे तो जेड कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो कर ली अपॉन कर ली वाई, है ना, और जेड अपॉन आर क्यूब, सिंपल है ना, तो जेड तो कॉन्स्टेंट है, और नीचे आर क्यूब का अपने जानते ही हैं अवकलन, जिसकी सापेक्ष करते हैं वो यहाँ आता है, तो वाई की सापेक्ष कर रहे हैं, ये जेड लिखो, ठीक है ना, और ये वाई आ जाएगा, और माइनस का 3 और आएगा साथ में, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आर की घात 5, तो देखो वाई और जेड आ गया, और -3 और आ रहा है, तो इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं, तो हम सबको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। चलो एक बार और चेक कर लेना, एक बार इतना ही बिठाते हैं, हमको लिखा एक लाइन से लिखते हैं, जैसे देखो ये आई क्या, इसका मान क्या होगा -3, ठीक है ना, और वाई जेड आएगा अपॉन आर की घात 5, फिर माइनस, अब इसका मान माइनस में आएगा, बस ये ध्यान रखना, 3 वाई जेड अपॉन आर की घात 5, ठीक है, और ये जे की गुणा में ये क्या आएगा -3 एक्स जेड अपॉन आर की घात 5 -3 एक्स जेड अपॉन आर की घात 5, इस तरह से आ जाएंगे अपने पास में, ठीक है ना। और के की गुणांक में क्या आएगा -3 एक्स वाई आर की घात 5, फिर -3 एक्स वाई आर की घात 5, ये माइनस ब्रैकेट में आएगा इस तरह से, तो ये सब जीरो हो रहा है देखो, है ना, तो ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास में अब क्या मिलेगा कि जो कर्ल ई है, ठीक है ना, हमने निकाला था कर्ल ई, तो उसमें था 1/4πε0 के था, और रो आर डैश टी वी डैश ये था, और इसके गुणा में था कर्ल आर के अपॉन आर स्क्वायर, यही था, ठीक है। अब इसमें जो आर के अपॉन आर स्क्वायर का जो कर्ल है वो 0 आ रहा है, तो हमारे पास में जो कर्ल ऑफ ई है वो 0 आ गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो इससे ये मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और स्टैटिक पॉइंट चार्जेस या स्टैटिक, हाँ ठीक है, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, वो कंजर्वेटिव है या इररोटेशनल वेक्टर है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं, और E का मान क्या होता है वो माइनस ग्रेडियंट फाई, ये अपने लेते हैं, और फाई क्या होता है यहाँ इसके अंदर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये बात इसमें ये करना है, ये जो बी पॉइंट है जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ये प्रूव करो, ठीक है ना, और इसके बारे में हम क्या इससे हमें मिलता है वो लिखना है, ठीक। ये बी पार्ट है उस क्वेश्चन का, 3 पार्ट थे उसमें, देखो आप मैं देखता हूँ टाइम कितना।
अगला जो सी पार्ट है उसमें यह आता है कि जो गाउस थ्योरम है, गाउस थ्योरम, उसको प्रूव करना है। गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट देना है। हम जानते हैं कि जो क्लोज सरफेस होता है ना, उसमें जितने आवेश होते हैं उन आवेशों का, चार्जेस का सम का मल्टीप्लाई 1/ε0 बराबर E डॉट ds या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है स्टेटमेंट, तो ये ऐसे लिखना है आपको, और फिर आपको ये मैथमेटिकल रूप में लिखना है E डॉट ds, ठीक है ना, और सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये जो ε0 है ये परमिटिविटी है वैक्यूम की, सिग्मा क्यू उस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज है। अब क्या है कि अपने इसको साबित करने के लिए एक क्लोज एरिया लेते हैं, जैसे कि फुटबॉल, अगर उसमें कोई बीच में एक अपने ओरिजिन पॉइंट लेते हैं और उसके फुटबॉल की तरह ले रहे हैं, उसके पास उसके ये बताइए एस एरिया है, उसमें एक अपने डी एस एरिया लेते हैं, ठीक है ना, सरफेस एलिमेंट, और उसके किनारों को अपने इससे मिलाते हैं। तो ये जो है ना, ये आपका सॉलिड एंगल है डी ओमेगा। और इस पर कोई पॉइंट है, जैसे फुटबॉल की एक काली सफ़ेद चकती होती है ना, उसमें से एक चकती मार, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसका जो वेक्टर है वो आर है, और इसकी डायरेक्शन आपके आर के है, और इस सरफेस की जो डायरेक्शन है, जैसे ये बोर्ड है, इसका जो सरफेस वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, टेबल है उसका उस तरफ लंबा होता है ना, तो ये एन कैप लिखेंगे, ठीक है, और इसके बीच में एंगल हमने ले लिया थीटा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो आर कैप डॉट एन कैप होता है, जैसे आर कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड, बीच का एंगल का कॉस, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट कॉस होता है, तो ये कितना देगा कॉस थीटा, ये हमें ध्यान है। तो अब अपने जैसे ई डॉट डी एस लेते हैं, ठीक है, बल समाकलन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये जानते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपने कर लिया, आर में लिखना है, पता है क्यों लिखते हैं, चलो लिखो इसमें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी एस वेक्टर, और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो अपने इस तरह से लिख देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट एन कैप और ये डी एस, और आर कैप डॉट एन कैप अपने ये वाला आर लिया अपने वो ले लो, बात बराबरी, तो एक कॉस थीटा हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर कैप डॉट एन कैप कॉस आएगा, तो ये डी एस और ये कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि सॉलिड एंगल की परिभाषा से, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है आपका सॉलिड एंगल का डेफिनेशन। और इस टोटल सॉलिड किसी गोले के द्वारा उसके ओरिजिन पर, उसके सेंटर पर जो टोटल एंगल होता है सॉलिड एंगल, वो 4 पाई होता है, ठीक है। तो ये इस पूरे समाकलन का मान 4 पाई आ जाएगा। तो हमारे पास में जो ई डॉट डी एस का मान आएगा, ई डॉट डी एस, कितना लिखा आपने ये इसको सॉल्व करके, के क्यू तो है ही, और आपका 4 पाई, के का मान लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो वही है, क्यू पॉइंट चार्ज ले लो या फिर अपने ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस ले लो, 1/एप्सिलॉन से गुणा, तो ये आपका गॉस थ्योरम, गॉस लॉ प्रूव हो गया, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और पूछी थी कि पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन लाप्लास इक्वेशन, भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, और कर्ल ई कितना है, कर्ल ई
अभी निकाला 0। ई को अपने कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये रोटेशनल वेक्टर है इस कंजर्वेटिव, तो हम इसको एक स्केलर के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। स्केलर फंक्शन ये पोटेंशियल है फाई, फाई क्या है, पोटेंशियल। ये चीज़ अपने यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। और अभी मैं -0 में चला गया तो ये इस तरह से आ गया। ये 0 वाली इक्वेशन कौन सी होती है बताओ, पॉइसन इक्वेशन होती है, लाप्लास इक्वेशन। ये होती है आपके लाप्लास इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या है अपने, इसमें क्या है कि मैं वो लिख देता हूँ के रो, ठीक है ना, रो डी वी डैश, ये इस तरह से थोड़ा सा लिखना होगा इसको, ओके। अब इसका कर लेंगे अपने, वही चीज़ है पूरी पूरी के, और ये रो आर डैश और ये डी वी डैश और ये इंटीग्रेशन और ये कर्ल आपका। तो मैं ये कह रहा था कि जो अपने कर्ल है ये 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो ये तो मैंने वो पिछला वाला टर्म समझा दिया दोबारा, ये लाप्लास इक्वेशन। एक है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो थ्योरम है ई डॉट डी एस, है ना। मैं एक वो मेरे ध्यान से निकल गया, वो जो सरफेस इंटीग्रल होता है ना, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। मैं वापस लिखता हूँ एक बार, जो अपना जो गाउस लॉ है जो अपने भी निकाला था, ई डॉट डी एस, ये क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये अपन अभी प्रूव किया, ठीक है। और ये जो अपन ने प्रूव किया है कर्ल से, है ना, तो इसको भी एक बार बाद में देखते हैं, इसको रहने दो भी, ये अलग चीज़ है, इसको नहीं, ये वैसे ही 0 होता है, इसको नहीं भूलना। अपन को ना गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम काम लेंगे, जो सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। किसी वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर है, ये चीज़ कहनी है, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल अपने डैश में ले रहे हैं, डैश में लेना, ये चीज़, ठीक। तो इसकी जगह तो ये लिखना है, तो लिख देते हैं अपने डाइवर्जेंस ई और डी वी डैश और सिग्मा क्यू को अपन को रो में लिखना है, रो में, ये रो और ये आर डैश और ये डी वी डैश और ये एप्सिलॉन जीरो। अब इसमें से ना अपन को वॉल्यूम इंटीग्रल को गायब कर देना है, तो हमारे पास में आ जाएगा डाइवर्जेंस ई। पहले अपन को ये ज्ञात करना था, ठीक है ना, मैंने वो ध्यान दिया नहीं, वो वापस पीछे वाले में चला गया। तो ये आपके रो आर डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है गाउस लॉ, ठीक है ना, और ये आपका इंटीग्रेशन फॉर्म है गाउस लॉ। तो ये चीज़ें लिखनी है आपको, है ना, ये पता होना चाहिए। अभी आगे अपने और जानेंगे, बहुत चीज़ें देखेंगे, इसलिए तो वापस से स्टार्टिंग है, ठीक है ना। और अदर पेपर भी लूँगा मैं, सब एक साथ चलेगा वो, ठीक है। तो अब हमारे पास में ई क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है स्टैटिक चार्ज के लिए। ई को अपने क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई। तो ये अपन ने ई को लिख दिया ग्रेडियंट फाई, ठीक है ना, माइनस ओ लिखते हैं अपने, तो रो आर डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपके ग्रेडियंट स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा आपका रो आर डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो चीज़ है ये, ठीक है, इसमें ये 0 नहीं है, तो ये आपका पॉइसन इक्वेशन,
अब आगे क्या करते हैं अपने कि जो वॉल्यूम लिया है उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके 0 है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब इसमें जो आवेश है एकांक आयतन में वो 0 है, आवेश नहीं। तो अपना जो ग्रेडियंट स्क्वायर फाई है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लाप्लास इक्वेशन हो जाएगी। तो ये इस तरह से करना है, ठीक है। पहले आपको गाउस लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, फिर वो आप सरफेस लेके वो फुटबॉल का चक्की का उदाहरण देके सॉलिड एंगल वाला करके आपको इंटीग्रेशन फॉर्म निकालना है। फिर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की सहायता लेके अपन को ये डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है ना। और फिर ई की जगह आपको ग्रेडियंट फाई रखते हुए ये पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन रो को 0 करके करना है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, कल वाला टॉपिक ABC, तब जाके आपका इक्वेशन पूरा होगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।